हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे फेजेंस रूल देखेंगे। हमने अभी बताया था, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने बताया था ध्रुवण शक्ति के बारे में बताया था और उसकी ध्रुवणता के बारे में बताया था। तो अब हम देखेंगे उस ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता, इसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक थे, इस प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या जो है वो फेजेंस ने की थी। तो फेजेंस ने 1924 में, हम देख रहे हैं फेजेंस रूल देख रहे हैं, जिसे कि 1924 में दिया गया था। इन्होंने जितनी भी ध्रुवण शक्ति होती है उसको जो प्रभावित करते हैं जो कारक, उनकी व्याख्या की। अब इनकी व्याख्या इन्होंने कैसे की? अगर किसी अणु पर धन आवेश पर उच्च धन आवेश हो जाते हैं, किसी अणु पर हमने बोला कि धन आवेश पर उच्च धन आवेश हो जाते हैं, उच्च धन आवेश होते हैं, और ऋण आयन पर उच्च ऋण आवेश हो जाते हैं। उच्च आवेश, धन आयन उच्च होने पर क्या बोल रहे हैं, किसी अणु में धन आयन के उच्च होने पर उस पर उच्च आवेश हो जाते हैं और ऋण आयन में उच्च ऋण आयन हो जाते हैं। और तो धन आयन का आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका उच्च आवेश बोल रहे हैं यहाँ पे। तो धन आयन आकार, इसका आकार छोटा और इसका ऋण आयन का आकार जो होता है बड़ा हो, ऋण आयन का आकार बड़ा हो। तो इनमें सहसंयोजी लक्षण होते हैं। तो इनके बीच क्या होगा? इन अगर दोनों में पाया, मतलब कि इनके बीच जो है ये सहसंयोजी लक्षण होते हैं। सहसंयोजी या फिर गुण बोल सकते हैं, सहसंयोजी गुण होते हैं। जस्ट अब इसका अपोजिट, अगर निम्न धनावेश पर निम्न धनावेश हो, निम्न धनावेश पर निम्न आवेश और ऋण आवेश पर निम्न ऋण आवेश हो, निम्न ऋण आवेश हो, तो यहाँ पे क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट बोल रहे हैं। तो धन आयन का आकार क्या होगा? यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और ऋण आयन का आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इनके बीच जो है वो आयनिक गुण पाए जाते हैं या फिर आयनिक लक्षण होते हैं, आयनिक लक्षण या फिर आयनिक गुण। ये तो था फेजेंस रूल की। अगर इन्होंने इनकी व्याख्या की, व्याख्या मतलब कि ध्रुवण शक्ति को क्या प्रभावित कर रहा है, तो हमने इससे पहले क्लास में बताई थी ध्रुवण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में इसी को ही हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर धन आवेश पर उच्च धन आवेश हो जाए और ऋण आयन पर उच्च ऋण आवेश हो जाए, तो धन आयन का आकार छोटा और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, तो इनके बीच सहसंयोजी लक्षण होते हैं, सहसंयोजी गुण पाया जाता है। अब यदि धन आयन पर निम्न आवेश हो जाता है और ऋण आयन पर भी निम्न आवेश हो जाए, तो धन आयन का आकार बड़ा, ऋण आयन का आकार छोटा हो जाता है। जस्ट इसका अपोजिट ही है। तो इनके बीच आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। इनकी इन्होंने एक्सप्लेन की इनके। अब अगर हम फेजेंस रूल के नियम बोल दे, तो किसी अणु में 18 इलेक्ट्रॉन वाले संयोजी कोष वाले जो होते हैं, संयोजी कोष के जो विन्यास होते हैं, इनमें धन आयन की उपस्थिति में इनमें सहसंयोजक गुण अधिक होता है 8 इलेक्ट्रॉन के संयोजी कोष की तुलना में। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, ये तो था आपके समझने के लिए था, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा फेजेंस रूल में। फेजेंस रूल क्या है? क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी ध्रुवण शक्ति के व्याख्या कर रहा है। व्याख्या में इन्होंने क्या कर रहे हैं कि अगर उच्च आवेश हो जाते हैं तो आकार, धन आयन के आकार छोटे, ऋण आयन के आकार बड़े, मतलब इनके बीच सहसंयोजी बॉन्ड हो जाता है, जिससे ये ध्रुवित हो जाता है या फिर ध्रुवण होने लगती है। निम्न आवेश, अगर वो धन आवेश पर निम्न आवेश, ऋण आवेश पर भी निम्न आवेश हो, तो धन आयन का आकार बढ़ जाता है, ऋण आयन का आकार छोटा हो जाता है, जिससे कि इनके बीच में आयनिक गुण पाया जाता है। अब अगर हम इसके नियम के बारे में देखें, इसके रूल्स के बारे में, तो इस रूल में क्या बोला जा रहा है कि किसी भी अणु में 18 इलेक्ट्रॉन वाले संयोजी जो होते हैं, संयोजी कोष की जो विन्यास है, अगर हम बोले यहाँ पे
इसको लिखे पहले। किसी अणु में 18 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष 18 इलेक्ट्रॉन किसी अणु में संयोजी 18 इलेक्ट्रॉन वाले संयोजी कोष होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं संयोजी कोष विन्यास वाले धन आयन की उपस्थिति में उसमें जो सहसंयोजक गुण जो होते हैं सहसंयोजक गुण ऐसे होते हैं। धन आयन की उपस्थिति में सहसंयोजक गुण ऐसे अणु में, इनके बीच जो सहसंयोजक गुण है वो क्या हो रहा है, ऐसे अणु में या फिर ऐसे अणु से अधिक होते हैं, ऐसे अणु से अधिक होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वाले जो संयोजी कोष है, या फिर बोल सकते हैं जिसमें धन आयन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जो लिखे हैं इसको हमने क्यों लिखा है, कैसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो किसी भी अणु में जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन वाले संयोजी कोष वाले धन आयन होते हैं, उनकी उपस्थिति में सहसंयोजक गुण जो है ऐसे अणु से अधिक होते हैं जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास होते हैं। मतलब कि जहाँ पे अगर 18 इलेक्ट्रॉन वाले कोई धन आयन होते हैं तो इनके बीच सहसंयोजक गुण जो होती है, सहसंयोजी की गुण जो होती है वो अधिक होती है। किसकी कंपेयर में भाई, 8 इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इसमें क्या होगी, कम होगी। तो ये वही बोल रहे हैं जो हमने लिखा है, इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसको हमने डिटेल में बता दिया है कि किसी अणु में जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन वाले संयोजी कोष वाले धन आयन की उपस्थिति में सहसंयोजक गुण ऐसे अणु से अधिक होते हैं जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास होते हैं। तो जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास होते हैं उनके बीच में सहसंयोजी गुण अधिक होते हैं। ये होता है इसमें फेजन्स रूल में। सर 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स हो रहा है यहाँ पे NH2 के बारे में बात कर रहे हैं, NP6 के बारे में बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे कर रहे हैं ND10। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि NH2 के बारे में बात कर रहे हैं और NP6 के, तो जिन ऑर्बिटलों में NH2, NP6, ND10 होते हैं मतलब 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें सहसंयोजी गुण जो होते हैं वो अधिक होती है। ये इसमें फेजन्स रूल कहते हैं इसे, इसके रूल के अंतर्गत। अब हम देख ले, अगर इसकी एप्लीकेशन देख ले, अनुप्रयोग अगर अपन देखें तो क्या देखेंगे भाई, ये तो हमने लिख दिया इसके रूल के बारे में। अब अगर एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं तो एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें धन आयन का स्वभाव। तो जो धन आयन की जो ध्रुवण होती है, ध्रुवण जो क्षमता होती है, उसे हम काय के द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं, फाई के द्वारा। फर्स्ट एप्लीकेशन अगर हम देखें, एप्लीकेशन ऑफ फेजन्स रूल, फेजन्स रूल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, धन आयन का स्वभाव देखेंगे। धन आयन का स्वभाव, धन आयन का स्वभाव क्या बोल रहे हैं कि किसी भी धन आयन की जो ध्रुवण क्षमता होती है, ध्रुवण जो शक्ति होती है, उसे हम काय के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दे, यहाँ यहीं पर लिख देते हैं
धन आयन की ध्रुवण क्षमता। हमने इससे पहले क्या बताया था, ये ध्रुवण क्षमता को ही एक्सप्लेन कर रहा है। जो ध्रुवण क्षमता को जो प्रभावित करते हैं उनकी ही व्याख्या करता है ये फेजेंस रूल। तो धन आयन की ध्रुवण क्षमता, जिसे हम फाई के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, इसे हम चार्ज डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं आवेश घनत्व, इसको बोल सकते हैं आवेश घनत्व या फिर आयनन विभव भी बोलते हैं, आयनन विभव भी कहते हैं। तो ये जो आयनन विभव होता है, चार्ज डेंसिटी जो होती है, ये किसी धन आयन की जो त्रिज्या होती है या फिर बोल सकते हैं धन आयन पर आवेश और धन आयन की त्रिज्या के अनुपात होती है। धन आयन का आवेश जो होती है, उस धन आयन पे कितनी चार्ज होगी, इसके बट्टे में हो जाएगा धन आयन की त्रिज्या, धन आयन त्रिज्या। तो ये जो साई हमने लिखा है धन आयन का स्वभाव, मतलब कि धन आयन की जो ध्रुवण क्षमता होती है, इसे हम इसे हम काई के द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम आवेश घनत्व और आयनन विभव भी कहते हैं। तो जितना अधिक आयनन विभव होता है, जितना अधिक इसमें आयनन विभव होता है, उसकी ध्रुवण की क्षमता जो होती है उतनी ही अधिक होती है। सेकंड पॉइंट इसमें होता है, ये तो था यौगिकों की गलनांक। अगर यौगिकों के गलनांक में क्या बोला जा रहा है, जितने अधिक सहसंयोजी गुण होते हैं। सेकंड पॉइंट होता है यौगिकों के गलनांक के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, समझ में आया क्लियर। धन आयन को स्वभाव, मतलब धन आयन की जो ध्रुवण क्षमता होती है उसको हम आवेश घनत्व या आयनन विभव भी कहते हैं। तो अगर इनकी ध्रुवण क्षमता जितनी अधिक होती है या फिर बोल सकते हैं इसकी आयनन विभव जितनी अधिक होती है, उसमें जो ध्रुवण की शक्ति जो होती है उतनी ही अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट होता है यौगिक के गलनांक। तो किसी भी यौगिक में सहसंयोजी गुण बढ़ता है तो उनके गलनांक में कमी होती है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे, शॉर्ट में लिख दे, सहसंयोजी गुण बढ़ने पर, सहसंयोजी गुण के बढ़ने पर इनकी गलनांक में कमी होती है, गलनांक में कमी। तो इसके अगर हम दो एप्लीकेशन देख ले, फर्स्ट में क्या बोले हमने, धन आयन के स्वभाव, जिसमें आयनन विभव अधिक होने पर इसमें ध्रुवण की शक्ति अधिक होती है। सेकंड पॉइंट में बताया कि अगर किसी भी यौगिक के सहसंयोजी उसमें गुण बढ़ता है तो सहसंयोजी के गुण के बढ़ने से उसकी गलनांक में कमी आती जाती है। और ये तो था इसके दो पॉइंट ही देख ले, तो फेजेंस रूल और उसके दो हमने एप्लीकेशंस देखे। तो अब इसके बाद जो टॉपिक होगी उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फेजेंस रूल और उसकी एप्लीकेशंस।